नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस में आज इस खुले मन से बहस करेंगे। बात होगी शिक्षा नीति की। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, जिसमें हर बारीकी और सवालों पर ध्यान दिया गया है। लंबा विश्लेषण हुआ, चर्चा हुई, मंथन चिंतन हुआ और 34 साल बाद यह अमृत निकला। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की बुनियाद तैयार करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस जो है नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। बड़ी बहस में इससे जुड़े तमाम मसलों पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ तैयार है चर्चा के लिए, और उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि नीति तो बदली, लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में है वो कितना बदला। इस पर होगा बड़ा विश्लेषण। बदल गई पढ़ाई या फिर कितना बदली पढ़ाई, इस पर लगातार कुछ सवाल आपके मन में होंगे, हमारे मन में भी हैं। इसी वजह से इस मंच पर आज हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सालों तक कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे भेड़चाल को ही प्रोत्साहन मिला। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो सभी डॉक्टर्स बन रहे हैं, कोई इंजीनियर की लाइन में जा रहा है तो सब आंख बंद करके उसके पीछे खड़े हैं, लेकिन कोई अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहा। यह बहुत बड़ी बात थी। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के भीतर इमेजिनेशन की कमी, क्रिएटिव थिंकिंग, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बहुत कमी है। उन्होंने कहा कि हमने नई शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट सिस्टम सुविधा छात्रों को मिल पाए, यह व्यवस्था करने की कोशिश की है। इसका अर्थ यह है कि अगर छात्र चाहे तो सेमेस्टर के बीच अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना पैशन फॉलो कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि कोई छात्र किसी कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ऐसा कर पाएगा। इस नीति में इसके लिए भी जगह है और व्यापक जगह है। पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक का वो ब्रेक ले सकता है, दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, वहां पर अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकता है, ढूंढ सकता है, उसके दायरे को बढ़ा सकता है। कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में नहीं रहेगा। अब बदलाव निश्चित है। इस दौरान पीएम ने कहा कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपने देश के संस्कारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। भारत की नई शिक्षा नीति का आधार यही होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की बुनियाद को तैयार करेगी, मजबूत करेगी। युवाओं को जिस तरह से एजुकेशन की जरूरत है, जो सिस्टम चाहिए, वो ये सरकार उनको देगी, वो ये नीति उनको देगी। देश को ताकतवर और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, देश के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत थी। कई सालों के मंथन के बाद इसे बनाया गया है। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, और इससे पहले हम आपको वो तमाम बयान भी सुना चुके हैं, चाहे एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो या फिर बीजेपी से जुड़े तमाम नेता हो। अब इस पर विचार विमर्श करने की बात इसलिए भी आ जाती है कि 34 साल लग गए देश के एजुकेशन की से जुड़ी एक पॉलिसी को बदलने में। क्यों ये वक्त लगा, और अब जो नया मंथन हुआ है इसके बाद कितना अमृत छात्रों के लिए निकला, कितना अमृत अभिभावकों के लिए निकला, इस पर बहस जरूरी है। अपने पैनल से आपका तारुफ कराना चाहूंगा। स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भास्कर घोष जी जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आने के लिए। कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ हैं।
बताएंगे कांग्रेस किस तरह से इस पूरी पॉलिसी को देख रही है। इसके साथ ही शिक्षाविद ऋचा सूद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुरुआत ऋचा से ही करते हैं। ऋचा, जब से ये पूरी नई पॉलिसी लाने की बात की गई, कई तरह के हमने तमाम टिप्पणियों को सुना। अब एक लंबा वक्त हो चुका है, कुछ दिन हो चुके हैं इस पूरी पॉलिसी को आए हुए, चाहे बात 10+2 या फिर बात हो 5+3+3+4 की, कुछ लोग कंफ्यूज थे। ऋचा सूद ने इस पूरी पॉलिसी को पढ़ा होगा, समझा होगा, कुछ खास पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शिक्षा पद्धति हमारे देश की उन्नति का प्रतीक बन सकती है अगर ये जड़ों तक इम्प्लीमेंट हो जाती है। जहां से इसकी शुरुआत की गई है 5+3+3+4 से, जो 5 वाली नीति है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, जिसके लिए कहा भी गया है कि एनसीईआरटी उसके लिए फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ देखते हैं तो हायर एजुकेशन में इन्होंने मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, मैं इसको इस चीज से जोड़ना चाहूंगी कि बहुत पहले एक बात आई थी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की। हम सब ने मूवी देखी है 3 इडियट या तारे जमीन पर। जी। तो ये सब मूवीज में कंसेप्ट यही थे कि हम अपने बच्चों को अपना पैशन पूरा करने थे जो वो जीना चाहते हैं। नहीं तो मिसमैच ऑफ द करियर होता है। मिसमैच ऑफ द करियर के बाद एक डिससैटिस्फैक्शन पूरी उम्र भर रहती है कि मैं तो ये बनना चाहता था या चाहती थी, लेकिन मैं बन ये गया और बन ये गई और मुझे ऐसा नहीं करना था। तो एक मिसमैच ऑफ द करियर और डिससैटिस्फैक्शन जो रहती है, उस वजह से जो बच्चों में पूरी लाइफ एक पश्चाताप, एक रिग्रेट रहता है। मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति के आने के बाद हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पैशन को जी पाएंगे और उस पैशन में ही शिक्षा ले पाएंगे। यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को हम अगर जोड़ें तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हम सब में है, ये नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा और वकील का बच्चा वकील ही बनेगा। हमारे यहाँ कई हजार प्रोफेशंस होते हैं, उन हजारों प्रोफेशंस को हम जानते ही नहीं हैं। और सबसे अच्छी बड़ी एक और बात इसमें है कि शिक्षा नीति में कक्षा 6 के बाद एक वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट कहा जाता है। स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इसके मुख्य बिंदु में से एक रहा है। हमने भी इस पूरी पॉलिसी को पढ़ा है। ऋचा, आपके पास लौटूंगा, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है डिबेट की। अनुज आत्रे साहब का रुख करेंगे। कांग्रेस किस तरह से इस नई पॉलिसी को देख रही है? 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है, एजुकेशन सिस्टम इससे बेहतर होगा, कोई रिफॉर्म आ सकता है, किस तरह से कांग्रेस का पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये 34 साल बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार लेकर के आई है, ये बिल्कुल एक आनंद फानन में लाया हुआ कह सकते हैं इसको। अचानक किस वजह से लेकर के आए हैं हमें समझ से बाहर है, क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार राइट टू एजुकेशन लेके आई थी, कोई भी आप इतना बड़ा देश व्यापी स्तर पर रिफॉर्म लेने जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे संसदीय प्रणाली में उस पर चर्चा तक ना हो, लोगों के जो है राजनीतिक दलों के राजनीतिज्ञों के उनसे विचार विमर्श ना किया जाए, ना कोई उस पर चर्चा की जाए और अचानक लेकर के आ जाए, ये समझ से परे है। सबको आपको लेके चलना चाहिए था। अभी कोरोना पेंडेमिक के समय, इस समय में लेकर के आए हैं जबकि सारे स्कूल्स और कॉलेजेस सब बंद पड़े हैं। और आप ना तो एजुकेशनिस्ट से उनसे कोई राय ले पा रहे हैं, ना पॉलिटिशियन से किसी से राय ले पा रहे हैं, ना राजनीतिक दलों से आपने राय ले पा रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन दो जो है ऑर्गेनाइजेशंस के दम पर जो है नई राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और ये अपना संघ का एजेंडा। भास्कर जी 34 साल हो गए, उसमें उसके बाद भी आनंद फानन। वही हम कह रहे हैं कि अनुज माथुर जी वही शब्द यूज कर रहे हैं जो आम कांग्रेसी यूज कर रहे हैं, जो 10 जनपद से स्क्रिप्ट निकला हुआ है, राहुल गांधी का ऑफिस से स्क्रिप्ट निकला हुआ है। मैं अनुज माथुर से एक प्रश्न करूंगा कि 10 साल आप पावर में थे, 70 साल आप पावर में थे, ठीक, 34 साल क्यों लग गया एक नया एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए? ये जवाब वो अनुज माथुर पहले दें। इसके बाद मैं मेरिट्स में आता हूँ। मेरिट्स में जो आता हूँ मैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट जाऊँ तो यहाँ पे 3 बिंदु पर पूरा शिक्षा नीति वो खड़ा हुआ है। ठीक, एक है वोकेशनल, एक है एजुकेशन फॉर द सबसे नीचे के तबके के जो लोग हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाना, और उसके बाद हायर एजुकेशन जो प्रोग्राम्स हैं, उस हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि कोई अगर किसी कारण से एजुकेशन रेल पटरी से उतर जाए तो पटरी में वापस आने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास है। ठीक है, तो ये 3 बिंदु के ऊपर पूरा एजुकेशन पॉलिसी खड़ा हुआ है।
और इनके आप देखिएगा कि इसमें अगर आप पार्ट बाय पार्ट चर्चा करें तो इसमें 10 दिन का बैगलेस प्रोग्राम भी है, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा 10 दिन के लिए, बैगलेस ट्रेनिंग, जहाँ पे उनका आज के दिन में जो भी आज इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, जो कुछ भी बन रहा है, उनके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका फील्ड ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। जब तक वो कंपनी में नहीं जा रहा है तब तक उनका फील्ड ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 50% ऑफ द लर्नर, जितना भी हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उनका गुजरना पड़ेगा। ठीक है। और एक सबसे बड़ा बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय में प्री स्कूल सेक्शन तैयार हो जाएगा, जो अभी तक नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट एनसीसी विंग्स जो होगा, एनसीसी विंग सेकेंडरी हायर सेकेंडरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा। ठीक है। आप जानते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में 2 साल आपको राष्ट्र सेवा के लिए देना पड़ता है। आज एनसीसी विंग्स जो होगा वो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ जाएगा। अनुज भास्कर जी को आपने सुना, आपको आवाज आ रही होगी भास्कर जी की कि आज जिस तरह से एक होलिस्टिक प्रोग्राम, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के बाद हम सोच रहे हैं, 34 साल में कांग्रेस इस देश में राज करने के बाद भी क्यों नहीं सोची, जवाब ले लेते हैं। अनुज जी आपने पूरे तरीके से सुन लिया होगा भास्कर साहब ने क्या कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए 34 सालों में। और अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, साफ तौर पर आरोप कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन की पड़ी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा परिवारों की पड़ी है। देश में एजुकेशन सिस्टम जाए, किसी भी स्तर तक जाए, बच्चे प्रेशर में रहे, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, देखिए ये इन लोगों की शैली है, आरोप लगाना और शासन करना, केवल यही इनके पास है। इनके पास अपनी नीति और नियत स्पष्ट नहीं है, केवल ये इसी दम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस पर आरोप लगाओ और अपनी जवाबदेही से बचते रहो। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप तथ्यों पे अगर बात करें तो हमारी सरकार जिस समय थी, आप ये बताएं कि एजुकेशन पे बजट आप खर्च कितना रहे हैं। आज आप जो है हालात ये है कि जो हमारी सरकार के समय 4.5% था, आपने घटा करके इस साल उसको 3.1% पर ले आए हैं, जबकि इसकी सिफारिश 6% बजट की गई थी। अपडेट होइए, अपडेट होइए, 6% प्रतिशत का नीति हमने पहले। देखिए मेरे बीच में ना बोलिए, मैं बीच में किसी का नहीं बोलता। मेरे भास्कर जी एक बार कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन दीजिए कि सरकार अपना बजट बढ़ाए, लेकिन वर्तमान में अब इस समय में कोरोना पैंडेमिक के समय ये तो और 40% कटौती पे करने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा इसमें जो समस्या जो इन्होंने लेकर के आए हैं, जो सबसे बड़ा इसमें एक व्यवहारिक समस्या आएगी कि ये जो मातृभाषा का इन्होंने 5वीं कक्षा तक कर दिया है कि मदर टंग की वो रख दी है, उसमें ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर गुजरात का निवासी हो और अगर उसकी कर्नाटक में क्या पड़ेगा, वो क्या कर्नाटक में मदर टंग भी है, रीजनल लैंग्वेज भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हाँ, लैंग्वेजेस के लिए बहुत ऑप्शन है अनुज जी, लैंग्वेजेस के लिए काफी ऑप्शंस हैं। रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। मदर टंग 5th स्टैंडर्ड तक मैंडेटरी कर दी है। तो हमें ये स्पष्ट करें, ये देश के बच्चों को बताएं, उनके पेरेंट्स को ये बता दें कि कोई अपनी ट्रांसफरेबल जॉब में होगा, अगर बेंगलोर जाएगा, वो पंजाब का रहने वाला होगा, तो उसको पंजाबी वहां पे पढ़वाया जाएगा बेंगलोर में, या उसको वहां पे कन्नड़ में पढ़ना पड़ेगा, या और अन्य किसी देश की उनके लिए राष्ट्रभाषा है, रीजनल लैंग्वेज भी है। पूरा पढ़िए, इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िए। अनुज जी लगातार हम राहुल गांधी के वीडियोस भी देख रहे हैं, हर मुद्दे पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। क्या इस पूरी पॉलिसी को बनाते वक्त क्या कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उनसे पूछा नहीं गया, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, उनसे आइडियाज नहीं मांगे गए? और अगर कुछ आइडियाज कांग्रेस के पास पड़े हैं तो क्या कांग्रेस ने जहमत नहीं समझी इस बात की कि देखिए देश के युवाओं की बात है, देश के बच्चों की बात है, नौनिहालों की बात है, ये आप हमारी तरफ से इसमें कुछ ऐड ऑन कीजिए? निश्चित तौर पे देखिए, उस पद के लिए संसद होती है। संसद किस लिए हमारे देश में? केंद्र सरकार कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर के आती है, कोई भी सरकार रही हो, पहले संसद में उसमें सांसदों के साथ चर्चा की जाती है। ये बिल है क्या संसद में? बिल जाते हैं संसद में। अनुज जी थोड़ा पढ़ा लिख करके आइए, ये बिल नहीं है, अब भास्कर जी पॉलिसी है। बिल्कुल, क्या बात। अनुज जी भास्कर जी से एक छोटा सा रिएक्शन और लेता हूं, उसके बाद ऋचा जी का रुख करेंगे। भास्कर जी ठीक है, बिल नहीं है, पॉलिसी नहीं है, पर एक बात बताइए, बड़ी पार्टी है ना आप, सबसे बड़ा संगठन आपका, 303 सीटें अकेले आपकी, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, अगर कुछ अच्छी टिप्स है कांग्रेस के पास तो ले लीजिए ना राहुल गांधी से भी। आपका थोड़ा सा इन्फॉर्म मैं कर दूं, ये कस्तूरी रंगन कमेटी कब बना था? आप जवाब दीजिए, कल बना था क्या? संसद में ये कस्तूरी संसद के गरिमा को छोटा मत कीजिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कोई बिल नहीं है, 370 धारा नहीं है,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की है बात की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। पॉलिसी बनाने जा रही है सरकार और पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। आप 10 जनपद से हर ऑर्डर लेके आपका बिगड़ गया है आदत, 10 जनपद के ऑर्डर लेके बिगड़ गई है मिनिस्ट्री की। भास्कर जी देखिए, भास्कर जी हर चीज की अपनी गरिमा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हर बार कैसे संसद की बात कर रहे हैं बताइए। और बिल्कुल क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कहते हैं ना न्यू इंडिया की बात है, और हमने खुद कई बार देखा किस तरह से पीएम खुद प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी कब बनी थी? कल बनी थी क्या? उनके ऊपर पूरा देश में चर्चा हुआ, मास चर्चा हुआ, इतने सारे यूनिवर्सिटी के साथ सलाह किया गया, उसके बाद पॉलिसी हमने डिक्लेयर किया। 5 साल बाद ये पॉलिसी डिक्लेयर हो रहा है। अगर कुछ अच्छी टिप कोई देता है तो बीजेपी शुमार करती सर इनको पूछिए कि लिवरेंस कमिश्न का रिपोर्ट क्यों आज तक ये 5 साल में बता दें कौन सा संसद में इन्होंने चर्चा की इस बारे में? हर बात का चर्चा हुआ के लिए कभी लेकर के आएगा अनुज जी, हर बात का चर्चा हुआ संसद में, चाहे आपके एमपी वहां पे नहीं रहे। गलत बयानबाजी, संसद में कोई चर्चा नहीं हुई उस पे। बगैर चर्चा होने का कोई भी बिल पास नहीं हुआ। यहाँ बैठ करके झूठ मत बोलिए। चलिए अब ऋचा जी का रुख करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऋचा जी देखिए, कांग्रेस बीजेपी इनकी अपनी अपनी बातें हैं और बनता भी है देखिए, लेकिन आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, आप पेरेंट्स से भी मुलाकात करती होंगी, उनकी भी काउंसलिंग करती होगी। इस पूरी नीति के बाद, इस पूरी पॉलिसी के बाद स्टूडेंट्स का प्रेशर कितना कम हुआ? स्टूडेंट्स को ये ना लगे ना कि ये स्कूल है, ये कोई प्रेशर कुकर नहीं है। उनके बोझ, जो बस्ते का बोझ था, शायद कॉलेज के बस्ते में उतना बोझ नहीं होता जितना एक प्रेप के बच्चे में होता है, उसके बस्ते में होता है। प्रेशर रिलीज करना, वो इस नीति को, वो नीति उस चीज को कितना सफल करती है, बच्चों के लिए क्या कुछ हुआ। और अभिभावक, क्योंकि देखिए पैशन को फॉलो करना कहीं ना कहीं, अभिभावक हम उस स्टेज में रहे हैं जब पेरेंट्स खुद कहते हैं तू गा क्यों रहा है, ड्राइंग क्यों कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों कर रहा है। ये जो नई नीति है ये कहीं ना कहीं एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमती है, बताती है कि अगर टैलेंट है तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जब भी रिजल्ट आते थे तो टीवी ऑन करने पर हमें पता चलता था कि 10वीं के रिजल्ट आने के बाद सुसाइड केसेस बढ़ गए, 12th के रिजल्ट आने के बाद सुसाइड केसेस बढ़ गए। तो जिस तरीके से अभी शिक्षा नीति बनाई गई है तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि एक तो सुसाइडल केसेस, जो कि आपने कहा प्रेशर की वजह से कि मुझे ये बनना है, अच्छे नंबर नहीं आए, और दूसरी बात जब वोकेशनल कोर्सेज हमारे सिलेबस में, करिकुलम में जुड़ जाएंगे तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक स्किल होगी। अगर नंबर अच्छे नहीं भी आए तो हमारे पास जीविका अर्जन करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्किल हमारे साथ होगी, जिससे हम बड़े होकर के अपना कुछ कमा सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा पहलू है। इस अच्छे पहलू को अगर हम नजर में रखें और इस पे अमल करें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जो बच्चा पढ़ के बड़ा होगा वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो पढ़ते वक्त ही बहुत सारी चीजों को अनुभव कर चुका होगा और अनुभव करके सीखेगा, तो उसे बड़े होकर के उन अनुभवों को जुटाने में कई साल नहीं लगेंगे। मींस ट्रेनिंग्स उसकी कम हो जाएंगी, ट्रेनिंग्स करने का समय उसका कम हो जाएगा, तो वो उसका करियर जल्दी शुरू हो पाएगा। ये इस शिक्षा नीति का बहुत अच्छा एक पहलू है। अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि आर्म फोर्सेस की बात है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जो बीजेपी से आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि आर्म फोर्सेस, मैं अक्सर इस बात का हमेशा से एक जोर दिया करती थी और स्कूल्स को एनसीसी ऑप्ट करने के लिए हमेशा प्रेशर किया करती थी कि आप एनसीसी ऑप्ट कीजिए ताकि बच्चों में जो है देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो। तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है कि एनसीसी पर और इन सब चीजों पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। तो हम जैसे कई देशों में फोर्सेस है ही नहीं, हर व्यक्ति वहां का सैनिक है, तो उस तरीके की जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो हमारे देश के बच्चों में भी ज्यादा होगी, उत्पन्न होगी, और बच्चे देश के प्रति और जुड़ाव महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे कि हम भी देश के रक्षक हैं। बिल्कुल। अनुज देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिसने ध्यान खींचा है इस पॉलिसी में, इस नीति में। आप देखिए, साइंस के साथ अगर कोई बच्चा ड्राइंग लेना चाहता है, साइंस के साथ अगर कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो देखिए ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है ना जिससे हम और आप बड़े हुए हैं। मेरी उम्र अभी 30 साल से कम है, मुझसे पहले जब मैं पैदा नहीं हुआ था
मुझसे बड़े मेरे बड़े भाई, मुझसे बड़े जो मेरे रहे घर में, वो भी उसी सिस्टम से निकले पास आउट होकर, फिर मैं आया, फिर मैं भी इसी सिस्टम से पास आउट। 34 साल क्यों लग गए? अब और कितना इंतजार इस मंथन में, और कितना अमृत और विष का इंतजार हम लोग करते हैं? आप बताइए, कुछ तो अच्छा पॉइंट होगा इस पूरी पॉलिसी में जो आपने नोट डाउन किया होगा। हाँ, देखिए, सरकार इसीलिए होती है, सरकारें इसीलिए होती हैं कि लगातार जैसे जैसे समय के अनुसार जिस प्रकार से परिवर्तन आना चाहिए लेकर के आना चाहिए। ठीक है, सरकार परिवर्तन लाना चाह रही है, हम कहते हैं ले आए, लेकिन क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता कि आप तमाम लोगों से बैठ करके चर्चा करें, एजुकेशन सिस्टम से चर्चा करें? मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं, ये बिल्कुल अपना केवल और केवल अपना एजेंडा, तो कुछ बातें निश्चित तौर पे जैसे भी ऋचा जी ने कहा, एक दो बातें ठीक है, वो अच्छे कदम है, स्वागत योग्य हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सारी बातें इसमें ठीक नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा सिस्टम। अभी देखिए, ये अब आने वाले समय में ये जो है अपना ऑनलाइन एजुकेशन पे इसमें बिल में जो है पॉलिसी जो है उसमें फोकस किया हुआ है। क्या ऑनलाइन एजुकेशन हमारे पूरे देश में जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण क्षेत्र है, क्या वहां पर संभव है? क्या जो गरीब आदमी का जो गरीब बच्चा है, क्या सबके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था है? क्या इससे हम लोग डिजिटल जो है एक इम्बैलेंस नहीं क्रिएट कर देंगे आपस में, बच्चों के बीच में और एक एजुकेशन व्यवस्था के बीच में, कि जिन लोगों को कहा जाए कि आपको जबरदस्ती ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और वो कहां से लेंगे ऑनलाइन? सब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अगर है भी तो वहां पर जो है जवाब देना। बिल्कुल आपसे सब आपके पॉइंट्स हैं, क्या इन पॉइंट्स को मन में रखा गया था? मंथन चिंतन के दौरान ये हुआ था? और अब एक चीज मुझे और बता दीजिएगा भास्कर जी, किस वक्त आपको लगा कि बस ये हाई टाइम है और अब हमें एजुकेशन पॉलिसी की तरफ भी काम करना चाहिए? देखिए, पहले तो बात है, ये 2014 में हमारा जो मैनिफेस्टो था, अगर आप पढ़िए तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बदलाव मेरा मैनिफेस्टेशन का बहुत प्रायोरिटीज बेस्ड एक आया था। ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने कोई मास डिबेट नहीं किया। इन कस्तूरी रंगन साहब कौन है? कस्तूरी रंगन साहब नेशनल प्लानिंग कमीशन का मेंबर है, जो इन्हीं का टाइम में बनाया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड विनर है, और नेशनल, और ये स्पेस साइंटिस्ट है और स्पेस इसरो का चेयरमैन थे। तो ऐसा, और इनका जो पूरा कमिटी, ये कमिटी एक बहुत सुलझा हुआ कमिटी बना हुआ हो गया है, सुलझा हुआ एक कमिटी है। और मैं इस बात पे आता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल इंडिया, मैंने पहले दिन 2014 में हमने डिजिटल इंडिया लॉन्च कर दी है। 1 लाख किलोमीटर हमारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स हमने ऑलरेडी वी हैव अटेन द टारगेट्स। आज 122 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल फोन अवेलेबल है। तो ये जो एक ह्यूज नेटवर्क हमने यूज किया है, आज कई गांव में आप चले जाइए, 10-10 किलोमीटर जा करके लोग एक स्कूल जो जिसका छत नहीं है, जिसका चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, पढ़ रहे हैं वहां पे। आज कोरोना के टाइम पे आज सारा देश, सारा वर्ल्ड ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं। तो आज ऑनलाइन एजुकेशन अगर मैं उस ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा दूं जहां पे सब लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं, तो इसमें बुराई क्या है ये बताइए? अनपढ़ गवार होना, अनपढ़ गवार रहना कोई बुराई नहीं है, वही शायद यही अनुज जी चाहते हैं, ताकि इनका 70 साल जिस तरह से देश को इन्होंने गुमराह किया है, तो और भी 70 साल गुमराह करने का। भास्कर जी, बिल्कुल आपकी बातें, 6% हमने 6% मैंने बजटरी एलोकेशन किया। इन्होंने कितना बजटरी एलोकेशन? वो तमाम चीजें हम दिखाते हैं ना रिपोर्ट में। लेकिन एक बात बताइए, वाकई फाइबर कनेक्टिविटी आपने दी होगी, बहुत बेहतरीन तस्वीर होगी, लेकिन क्या है, हमें भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है ग्रामीण अंचलों में जाने का। छत्तीसगढ़ का रुख मैं खुद करने गया था, वहां पर परिस्थितियां इतनी दयनीय है कि आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे ऑनलाइन क्लासेस होगी। मैं जुड़ा हुआ हूं एकदम ग्रास रूट से। मैं जनसभा में जाता हूं, वहां पे जाकर लोग हमारे तरफ कम देखते हैं, अपने मोबाइल की तरफ ज्यादा देखते हैं। आज गूगल सर्च करते हैं, उन लोग हमारे तरफ नहीं सुनते, गूगल सर्च करके वेरीफाई करते हैं हमारे तथ्य को। आप जाइए, कोई भी चुनाव अब रैली में चले जाइए, लोग इतना ज्यादा अभी अवेयर हो गए हैं। तो वहां पे अगर हमने एक प्रचेष्टा की, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन चुनावी माहौल में और असल माहौल में थोड़ा बहुत फर्क अभी बाकी है। और थोड़ा बहुत भी मैं आपके लिए कह रहा हूं, फर्क बहुत ज्यादा है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी आने वाला 30 साल के लिए बना हुआ है जी। तो हमने आज 34 साल में एजुकेशन पॉलिसी बनानी। आज जो एजुकेशन पॉलिसी वो फेज बाय फेज हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे कि आने वाला पीढ़ी के लिए एजुकेशन पॉलिसी है। जो पीढ़ी बीत गया उनके लिए नहीं है। आज ऑनलाइन एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीसी ट्रेनिंग, बैगलेस ट्रेनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते आते 15-20 साल लग जाएंगे इस देश का। कहीं तो हम शुरुआत करें।
कहीं तो हम शुरुआत करें। चलिए, शुरुआत आज अच्छी है, कांग्रेस पहल ने अच्छी शुरुआत ही है। नहीं करी। आत्रे साहब बातें आपने सुनी भास्कर घोष साहब की, हर जगह कनेक्टिविटी पहुंची हुई है। मैं बताने की भी कोशिश कर रहा था कि नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन शायद घोष साहब कह रहे हैं कि चुनावी माहौल अलग है, सच्चाई थोड़ी सी अलग है सर, थोड़ी बहुत है परिस्थितियां ऐसी भी जहां पर हर जगह आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। शुरू करें हम। हाँ, पहल बहुत जबरदस्त है। पहल की बात, ये पहल भी तो 70 साल में नहीं हुआ। सुन लीजिए, आत्रे साहब पहल कैसी है ये? लगता है मुझसे प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे देता जी हूं। जी, ये आत्रे 70 साहब साल का बोलिए। मुझे जो फोबिया से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ। 70 साल का फोबिया में लगे हुए हैं। अगर आप ये डिजिटल क्रांति की अगर बात सोच रहे हैं तो इन 70 सालों की कांग्रेस की सरकारों ने ही उस दम पर बनाया है। आप लोग अभी इन 6 सालों में नहीं डिजिटलाइजेशन लेकर के आए हैं। अगर कंप्यूटर देश में लेकर के आए थे तो राजीव गांधी जी लेके आए थे, जिसका अटल जी ने और अडवाणी जी ने विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आप हमें मत बताइए 70 साल में क्या हुआ था, देश की जनता जानती है। और अगर आज मोबाइल क्रांति भी देश में आई है तो वो हमारी सरकारें लेकर के आई हैं। आप लोगों की कोई देन नहीं है, आपकी तो देन ये है कि आपने इंटरनेट के माध्यम से और मोबाइल के चार्जेस बढ़ाए हैं। आपकी तो देन ये है कि आज लोगों को बात करने में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। ऑपोजिशन नहीं किया। आपकी देन ये है कि जो कांग्रेस की सरकार के समय, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में ना बोलिए। आत्रे साहब, प्रोग्राम वाइंड अप करना, लास्ट 10 सेकंड आपके पास, बताइए। हमारी में और इनमें फर्क यह है कि इन 70 सालों में किसी सरकार ने अपना एजुकेशन का बजट घटाया नहीं है, हर साल बढ़ाया है। हाँ। ये पहली ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार ऐसी है जो लगातार अपना एजुकेशन का बजट घटा रही है। क्यों इस साल जो है 3.1% बजट का हुआ है? बताएं भास्कर घोष जी, बताएं क्या एजुकेशन का बजट बढ़ रहा है, घट रहा है? और मौजूदा साल में आप तो अभी जो कोरोना महामारी के जो है बहाने 40% और कटौती करने जा रहे हैं। आप हमारे से बातें करते हैं 70 सालों की, अपने गिरबान में जाके देखिए बातें बहुत सारी है। 70 साल में क्या हुआ, पिछले 6 साल में क्या हुआ, ठीक है, वो हम लगातार उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। बात यहां पर हो रही थी नीति की, जो कि बिल्कुल अभी ताजा आई है। शिक्षा मंत्रालय ने जो एजुकेशन नीति निकाली है, एजुकेशन सिस्टम जो बदलने की बात की गई है, उम्मीद इसी बात की हम यहां पर करेंगे कि कम से कम जो एजुकेशन सिस्टम 34 सालों से एक नीति नहीं आई थी, वो बदली है। तस्वीर कब तक बदलेगी उस पर भी नजर है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये जो हर अभिभावक के मन में, हर छात्र के मन में और हमारे आपके मन में भी होगा कि स्कूल रहे, वो प्रेशर कुकर ना बने। छात्र जो है अपने पैशन के साथ अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया करेंगे। ऋचा जी बहुत धन्यवाद, भास्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ साथ अनुज आत्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बड़ी बहस के इस मंच में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन लौटेंगे। सहारा प्रणाम।